बर्नौली प्रिंसिपल समझने से पहले मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि एक बहते हुए पानी के पास, फ्लूइड फ्लो के पास कौन कौन सी एनर्जी होती है। इस फ्लूइड को वहाँ से यहाँ से इधर जाना है, तो इधर जाने के लिए इसको क्या चाहिए, प्रेशर चाहिए। तो जब हम इसको प्रेशर देंगे तो ये प्रेशर एनर्जी की वजह से इधर चला जाएगा। तो नंबर एक, इसको हम एनर्जी देते हैं और जो एनर्जी हम देते हैं उस एनर्जी को बोलते हैं प्रेशर एनर्जी। और उस प्रेशर एनर्जी की वजह से वाटर के पास वेलोसिटी आती है, वाटर के मॉलिक्यूल्स के पास वेलोसिटी आती है और उस वेलोसिटी से वहाँ तक पहुँचता है। साथ ही साथ तुम ये भी देख रहे होगे कि जैसे जैसे फ्लूइड उधर जाएगा तो इसकी हाइट भी इंक्रीज होती चली जाएगी। वाटर के मॉलिक्यूल हाइट अटेंड कर रहे हैं, तो इसको ना हमने ग्राउंड मान लिया ये, और सपोज दैट ये वाला जो एंड है इसका h1 हाइट पर है और ये वाला जो एंड है इसके पास h2 एंड पर है। तो तीन तरह की एनर्जी हमें देखने को मिल रही है। नंबर वन, हमने इसको प्रेशर एनर्जी दी। उस प्रेशर एनर्जी से वाटर के मॉलिक्यूल्स के पास वेलोसिटी आती है और उसकी वजह से वो मोशन करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं। तो वेलोसिटी आने का मतलब क्या हुआ कि उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी आ गई। नंबर दो एनर्जी हो गई। नंबर तीन, क्योंकि वाटर्स के मॉलिक्यूल्स हाइट को अटेंड कर रहे हैं, ये हाइट यहाँ अभी इतनी थी, यहाँ पर जा गए तो यहाँ ज़्यादा हाइट हो गई, यहाँ पहुँचे तो यहाँ इतनी ज़्यादा हाइट हो गई। तो हाइट अटेंड करने की वजह से कौन सी एनर्जी आनी चाहिए इनके पास, पोटेंशियल एनर्जी। तो इनके पास कितनी तरह की हो गई, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, नंबर तीन पोटेंशियल एनर्जी। तो वाटर्स के पास ये तीन तरह की एनर्जी होती है। अब इस एनर्जी की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, प्रेशर एनर्जी की कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो प्रेशर एनर्जी की कैलकुलेशन करना बहुत इजी है। आपने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने से वाटर की मॉलिक्यूल डिस्प्लेसमेंट हुआ और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क डन। और वर्क डन किसके इक्वल होता है, एनर्जी के इक्वल होता है। तो जो आपने प्रेशर एनर्जी दी है उस प्रेशर एनर्जी की कैलकुलेशन देखिए हम कैसे करते हैं। यहाँ से हमने इसको ना फोर्स दिया, वाटर को कुछ फोर्स दिया और उस फोर्स की वजह से वाटर के मॉलिक्यूल में कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ। सपोज दैट ये डिस्प्लेसमेंट इतना हो चुका है s, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट क्या कहते हैं, वर्क डन। तो वर्क डन, प्रेशर एनर्जी की कैलकुलेशन कैसे होगी, प्रेशर एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। और वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। ठीक, फोर्स को प्रेशर के टर्म्स में लिखिए, P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए हुआ करता है हमारा। तो यहाँ से फोर्स की वैल्यू P इंटू ए, तो ये हो जाएगी आपकी वैल्यू P मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय एस। और ये क्या है, एरिया डिस्प्लेसमेंट, एरिया ये सामने का एरिया और ये डिस्प्लेसमेंट क्या बन गया है, वॉल्यूम। तो ये एक वॉल्यूम बन जाता है, यहाँ से इस सिलेंडर का ये वॉल्यूम बन गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, प्रेशर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। इतनी एनर्जी होती है, आपने इतनी एनर्जी दी, इट इज कॉल्ड द प्रेशर एनर्जी। अब हम प्रेशर एनर्जी पर यूनिट चाहते हैं कि वाटर्स के 1 यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी है। तो 1 यूनिट वॉल्यूम की एनर्जी निकालने के लिए क्या करोगे, वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए। तो वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए। नाउ प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये आपका आ जाएगा PV से डिवाइड कर दीजिए और कितना आ जाएगा P। तो यूनिट वॉल्यूम की प्रेशर एनर्जी कितनी होती है, तो आंसर है जो उसका प्रेशर होता है वही उसकी एनर्जी हुआ करती है। आपने ये प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कैलकुलेट की है, आप प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहां से हम ऐसे लिख सकते हैं, और प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, पर यूनिट मास। तो पर यूनिट मास निकाल रहे हो तो इसको मास से डिवाइड कर दीजिए। अब क्योंकि आप फॉर्मूला जानते हो कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, यहाँ से मास की वैल्यू कितनी बनी है, रो मल्टीप्लाई बाय वी। तो यहाँ आप पुट कर सकते हो मास के प्लेस पे रो मल्टीप्लाई बाय वी से वे कैंसिल और ये आ गया आपका P अपॉन रो।
ये पर यूनिट मास हुई, ये पर यूनिट वॉल्यूम, ये प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड इट इज प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास। नंबर एक। दूसरी एनर्जी कौन सी आई थी? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की कैलकुलेशन करो। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। हाँ सिंपल, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? 1/2 mv², क्योंकि आप पर यूनिट वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हो तो वॉल्यूम से इसको डिवाइड कर देना है, तो ये वॉल्यूम से यहाँ पे डिवाइड कर देना है। मास की वैल्यू यहाँ से चुननी है आपको। हाँ, ये रो मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इंटू v² अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल, तो ये आपका आ गया 1/2 रो v²। ये आ जाएगा। इसी तरह से आप पर यूनिट मास भी बता सकते हो। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, तो मास के लिए क्या करना रहेगा आपको? मास से डिवाइड करना रहेगा, तो ये मास से डिवाइड कर देंगे हम, मास से डिवाइड हो गया तो ये कितना आ जाएगा? ½ v²। सिंपल। ये दो तरह की एनर्जी हो गई, 1 2, 1 2। नंबर तीसरी कौन सी बची आपकी? पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी को निकालिए। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। फॉर्मूला क्या? पोटेंशियल एनर्जी mgh, यहाँ लिखेंगे mgh। आप पर यूनिट वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हो, सो वी डिवाइड बाय v। एंड मास की वैल्यू यहाँ से सेलेक्ट करोगे। मास इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इंटू h अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल, ये आ जाएगा gh। ये आपने पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कैलकुलेट की है, जो कि आपकी आई है gh। आप पर यूनिट मास भी कैलकुलेट कर सकते हो, तो ये पर यूनिट मास कितनी होगी? सॉरी, रो gh पर यूनिट पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, तो ये आएगी आपके mgh और डिवाइड किससे कर दोगे? m से m कैंसिल, तो आपका ये आ गया क्या? gh। तो तीन तरह की एनर्जी हो गई आपके पास। हमने एक फ्लूइड को प्रेशर एनर्जी दी थी और उस प्रेशर एनर्जी की वजह से वाटर के पास वेलोसिटी आती है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। उस प्रेशर की वजह से वाटर के मॉलिक्यूल हाइट भी अटेंड करते हैं, सो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाती है। तो एक फ्लूइड फ्लो के पास, एक बहते हुए फ्लूइड के पास तीन तरह की एनर्जी होती है। नंबर 1 प्रेशर एनर्जी, नंबर 2 काइनेटिक एनर्जी, नंबर 3 पोटेंशियल एनर्जी। हमने प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कैलकुलेट की है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कैलकुलेट की है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कैलकुलेट की है, साथ ही साथ पर यूनिट मास भी कैलकुलेट की है। अब बर्नौली का देखो क्या कहना था। बर्नौली का ये कहना था, अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इन तीनों का सम कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है। आप कहीं पे भी कैलकुलेट करो, इन तीनों का सम नहीं बिगड़ने वाला, सभी पॉइंट पर सेम मिलेगा आपको। अगर मैं इस वाले पॉइंट्स पर इन तीनों एनर्जी को देखता हूं कि इनका सम कितना है यहाँ, तो जितना यहाँ पर मिलेगा आपको उतना ही यहाँ पर मिलेगा। सपोज दैट यहाँ पे आपको मिलता है 100 जूल, तीनों को मिला करके, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, तीनों को सम कर करके यहाँ पे 100 जूल मिला। तो अगर आप यहाँ पर कैलकुलेट करोगे ना तीनों को, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, तो इन तीनों का सम भी यहाँ पे भी कितना मिलेगा? 100 मिलेगा। ये कहना था बर्नौली का प्रिंसिपल। और ये क्या चीज है? ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। यहाँ पर जितनी एनर्जी है उतनी एनर्जी वहां है, तो एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हुई। तो बर्नौलीज प्रिंसिपल किस पे वर्क करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे वर्क करता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है जो बर्नौलीज ने हमें बताई कि एनर्जी जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, ये तो हमें पहले से भी पता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम एक लाइन में बर्नौली प्रिंसिपल का स्टेटमेंट यहाँ से लिख सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू बर्नौली प्रिंसिपल, द सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी एंड द kinetic energy is constant at every point
तो ये हम लिख सकते हैं प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम P प्लस प्रेशर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ रो V स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रो GH इज इक्वल टू कांस्टेंट। हर एक जगह कांस्टेंट रहेगी, ये नहीं बदलेगी। सेम इसी तरह से हम इसको दूसरे टर्म्स में भी लिख सकते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास कितनी P अपॉन रो प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास हाफ V स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास GH, ये भी क्या रहेगी कांस्टेंट। आप चाहे पर यूनिट वॉल्यूम लो चाहे पर यूनिट मास लो, तीनों का सम कांस्टेंट रहेगा। दोनों इक्वेशन को ध्यान रखना, ये बर्नौलीज प्रिंसिपल है। ये जो आपके सामने लिखा है इट इज मैथमेटिकली एक्सप्रेस्ड एज यू सीन हियर। अब इसका प्रूफ करने के लिए भी आ जाता है कि प्रूफ कीजिए, बर्नौलीज प्रिंसिपल को प्रूफ कीजिए। तो आपको फिर प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा कि ये जो तीनों चीज है इन तीनों का सम क्या है, कांस्टेंट है। इसको भी लिख सकते हो आप। तो इसकी कैलकुलेशन बहुत छोटी सी है, हम आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसकी प्रूफ देखिए कैसे प्रूफ करते हैं। ऐसे प्रूफ करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक ट्यूब चाहिए, उस ट्यूब में क्या चाहिए, पानी चाहिए, और क्या चाहिए, प्रेशर चाहिए, तभी तो पानी आगे जाएगा। तो मान लीजिए हमारे पास एक ट्यूब है और उसमें पानी फ्लो हो रहा है, और पानी कैसे फ्लो करा रखा हमने, स्ट्रीम लाइन में। तो लेट अस कंसीडर ए ट्यूब ऑफ वैरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, वैरिंग, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, वहाँ अलग है, सब जगह डिफरेंट है, ठीक। और इसमें वाटर और फ्लूइड फ्लो हो रहा है इन स्ट्रीम लाइन्स। सपोज दिस इज द लोअर एंड एंड दिस इज द हाईएस्ट एंड। इस एंड को मैंने लिखा A से और इस वाले एंड को मैंने लिख दिया B से। यहां हमने प्रेशर दिया, उस प्रेशर को मैंने कहा कि लोअर एंड पे जो प्रेशर मैंने दिया है उस प्रेशर को मैंने बोला P1, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने कहा कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है। तो ये सब चीज हमें गिवन रहनी चाहिए, तभी तो हम प्रूफ कर पाएंगे। ये हमारे पास इतना इंफॉर्मेशन है कि हमने फर्स्ट एंड पर प्रेशर P1 रखा है, एरिया उसका A1 है, और वो जो है ग्राउंड से H1 हाइट पर है, और वहां से हम उसको प्रेशर दे करके पानी को आगे वहां पहुंचा रहे हैं, ठीक है। चलो तो अब हम कैलकुलेशन करते हैं कि आपने कितनी प्रेशर एनर्जी दी। तो प्रेशर एनर्जी की कैलकुलेशन करना बहुत इजी है। तो यहाँ पर लिखेंगे एट पॉइंट ए प्रेशर एनर्जी, जो आपने एनर्जी दी है, कितनी एनर्जी आपने दी है, इधर से उसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं हम कि हमने कितनी एनर्जी दी है। तो प्रेशर एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, और वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। ये सपोज दैट हमारा जो वाटर्स है वो 1 सेकंड में कुछ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, 1 सेकंड में, 1 सेकंड ले रहे हैं हम, टाइम कितना लिया हमने 1 सेकंड। तो 1 सेकंड में पानी आगे की तरफ ऐसे बहता हुआ चला जाएगा, ये पानी यहाँ से यहाँ आ जाएगा। और सपोज दैट दिस डिस्टेंस इज S1, और 1 सेकंड में कुछ अमाउंट वाटर का फ्लो हो गया, ठीक। और यहां पर आपने प्रेशर को कितना रखा, P1। तो अपने फोर्स को प्रेशर के टर्म्स में लिखिए। कैसे लिखेंगे, आप जानते हो फॉर्मूला, P इज इक्वल टू F/A। तो यहां से लिखिए, इस वाले एंड की बात हो रही है, तो यहां लिखेंगे P1, आपने प्रेशर वहां P1 रखा है, इनटू A, एरिया वहां का A1 है, इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 1। ये जो डिस्प्लेसमेंट है फॉर 1 सेकंड, 1 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट हुआ है वाटर में, वाटर ऐसे ट्रैवल करके यहां से यहां तक आ गया। तो ये 1 सेकंड के लिए डिस्प्लेसमेंट है। ये क्या बना, इस पर गौर करिए, एरिया मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, क्या चीज कहलाती है, वॉल्यूम। तो इसको क्या लिखेंगे हम, P1 मल्टीप्लाई बाय V1। और आप ये जानते हो कि 1 सेकंड में
जो वाटर का अमाउंट फ्लो होगा वही 1 सेकंड में उतना ही अमाउंट यहाँ पे फ्लो होगा अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल कंटिन्यूटी। प्रिंसिपल कंटिन्यूटी यही तो कह रही है कि 1 सेकंड में जितना अमाउंट फ्लो इस सेक्शन से हो रहा है उतना ही अमाउंट इस सेक्शन से होगा, उतना ही अमाउंट इस सेक्शन से होगा, तो वॉल्यूम नहीं बदलेगा। 1 सेकंड में जो अमाउंट फ्लो हुआ है नेक्स्ट सेकंड में भी उतना ही अमाउंट फ्लो होगा अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल कंटिन्यूटी। तो यहां पर हम इसको यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है कि 1 सेकंड में जो अमाउंट फ्लो होता है वो कांस्टेंट रहता है, वो नहीं बदला करता। यानी कि A1 V1 इज इक्वल टू A2 मल्टीप्लाई बाई V2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये नहीं बदलेगा। यानी कि अमाउंट ऑफ फ्लूइड नहीं बदलेगा। तो ये जो आपका अमाउंट ऑफ फ्लूइड है ये वॉल्यूम, ये वॉल्यूम क्या है? अमाउंट ऑफ फ्लूइड। 1 सेकंड में जो अमाउंट फ्लो हुआ है तो उसको ना मैं उसको लिख रहा हूं मैं V1 इज इक्वल टू V लिख देता हूं मैं कि V वॉल्यूम फ्लो हो गया 1 सेकंड में। तो अब हम यहां पर क्या लिख सकते हैं? सो प्रेशर एनर्जी इज इक्वल टू P1 मल्टीप्लाई बाय V। ये आपकी प्रेशर एनर्जी आ गई। बर्नौलीज थ्योरम यूनिट वॉल्यूम के लिए बात करती है। यूनिट वॉल्यूम के लिए सब कैलकुलेशन करेंगे। यूनिट वॉल्यूम की प्रेशर एनर्जी भी निकालेंगे, यूनिट वॉल्यूम की काइनेटिक एनर्जी भी निकालेंगे, यूनिट वॉल्यूम की पोटेंशियल एनर्जी भी निकालेंगे। तीनों एनर्जी की कैलकुलेशन कर दीजिए फॉर द 1 यूनिट्स, फॉर ओनली यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे हमने कैलकुलेशन स्टार्ट करनी शुरू कर दी। लो जी, वी नो 3 टाइप ऑफ एनर्जी। कितने टाइप होते हैं एनर्जी के? 3। एक फ्लूइड फ्लो के पास कितनी एनर्जी होती है? 3। तो तीनों की कैलकुलेशन करिए। नंबर 1 प्रेशर एनर्जी ऑफ 1 यूनिट वॉल्यूम, प्रेशर एनर्जी ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम के ले लेना है आपका, यूनिट वॉल्यूम के, यूनिट वॉल्यूम। और यूनिट वॉल्यूम के लिए अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो तो किससे डिवाइड कर दोगे इस टर्म्स को? V से डिवाइड कर दोगे, और V से डिवाइड होने के बाद ये आपका आ जाएगा P1। दूसरी एनर्जी निकालिए। अच्छा, ये यूनिट पर यूनिट वॉल्यूम निकाल लिया आपने, पर यूनिट मास भी निकाल दीजिए। तो यहां से लिखेंगे हम प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास। तो जब मास की बारी आएगी तो मास से डिवाइड कर देंगे, और मास बराबर क्या होता है? वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसे P1 मल्टीप्लाई रो इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास बचेगा P अपॉन रो। ये पर यूनिट मास है, ये पर यूनिट वॉल्यूम। एक एनर्जी हो गई। दूसरी एनर्जी की कैलकुलेशन कीजिए। दूसरी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सिंपल आप जानते हो, बताइए, 12 mv²। और किसकी कैलकुलेशन हो रही है? पर यूनिट वॉल्यूम की। तो हम वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। मास अपॉन वॉल्यूम ये क्या है? डेंसिटी। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 रो v²। ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर इस वाले एंड की बात हो रही है, तो जब हमने यहाँ से प्रेशर एनर्जी दी तो कुछ ना कुछ वाटर के मॉलिक्यूल कुछ ना कुछ वेलोसिटी को अक्वायर करेंगे। उस वेलोसिटी को इस वाले पॉइंट के लिए हमने बोला v1 वेलोसिटी, कि वाटर के मॉलिक्यूल ने कितनी वेलोसिटी अक्वायर कर ली है? v1। तो यहाँ पर ना हम v1 लिख लेंगे, v1, ये v1 लिख लिया। ठीक, इसी तरह से काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास कैलकुलेट करिए। पर यूनिट मास के लिए आप किससे डिवाइड करोगे? मास से डिवाइड कर दोगे। मास से कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा 12 v², v1²। एक एनर्जी और रह गई, तीसरी एनर्जी।
पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। उसको कैसे लिखोगे आप? सिंपल फॉर्मूला है उसका भी mgh, mgh, बिकॉज यहाँ की जो हाइट है कितनी है, h1, तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे 1, और किससे डिवाइड करेंगे? वॉल्यूम से, क्योंकि आप पर यूनिट वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हो। तो ये आ जाएगा आपका मास की वैल्यू, फॉर्मूला लगाइए, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास की। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा? रो GH1, रो GH1, ये पर यूनिट वॉल्यूम आ गई। इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास भी कैलकुलेट कीजिए। तो ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, पर यूनिट मास, ये आ जाएगी आपकी mgh1 डिवाइडेड बाय m, तो ये आ गया आपका GH1। ये तीनों एनर्जी आपने इस पॉइंट्स के लिए कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब वहां के लिए भी कैलकुलेट करो। सेकंड पॉइंट जो है आपका बी पॉइंट, जहाँ पे आपको एनर्जी मिलेगी, यहाँ से पानी निकलेगा, तो यहाँ पे भी कैलकुलेट कीजिए इन तीनों एनर्जी को। तो यहाँ पर जैसे इस तरह से हमने कैलकुलेट किया है ना, सिमिलरली हम एट पॉइंट बी पे भी ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिमिलरली एट पॉइंट बी, बताइए प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू, सेम फॉर्मूला यही रहेगा, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम P1। यहाँ के लिए P1 थी, वहाँ के लिए P2 हो जाएगी। यहाँ के लिए कितनी हो जाएगी? P2, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर आपने P2 मान लिया, और यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना मान लिया आपने? A2 मान लिया है। ये हाइट H2 है इस वाले एंड्स की, ठीक है। और प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास ये कितनी होगी? ये हो जाएगी आपकी बिल्कुल एज सेम P1 अपॉन रो, P1 अपॉन P2 अपॉन रो। सेम दूसरी एनर्जी कैलकुलेशन कीजिए, नंबर दो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये आ जाएगी आपकी हाफ रो V2 का स्क्वायर। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, ये बताइए कितनी आएगी? हाफ V2 स्क्वायर, हाफ V2 का स्क्वायर, ठीक। नंबर तीन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये आप लिखोगे यहाँ से रो GH1, रो GH1, सॉरी यहाँ की हाइट 2 है तो यहाँ लिखेंगे 2, और प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास ये हो जाएगी प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास इक्वल टू, ये कितना आएगा? GH2, ठीक है। तीनों एनर्जी हमने कैलकुलेट कर दी एट पॉइंट ए एंड एट पॉइंट बी, तीनों एनर्जी हमारे पास आ गई। अब यहाँ पे हमें थोड़ी सी रीजनिंग लगानी है और बर्नौलीज थ्योरम प्रूफ हो जानी है। डेंसिटी में 1 और 2 नहीं लगाओगे, क्योंकि पूरी ट्यूब में फ्लूइड तो एक ही है ना, तो एक ही फ्लूइड है तो एक ही डेंसिटी। कभी आप ये सोचो कि सर ने यहाँ पे डेंसिटी 1 2 क्यों नहीं लिखी, जैसे कि मैंने सभी जगह 1 और 2 इस्तेमाल किया है, लेकिन डेंसिटी में नहीं लिखा, डेंसिटी के सापेक्ष में नहीं लिखा, क्योंकि इसके अंदर जो फ्लूइड है वो एक ही टाइप का फ्लूइड है, तो उसकी डेंसिटी एक ही रहेगी, ठीक है। अब आपको रीजनिंग ये करनी है, आपने प्रेशर एनर्जी दी थी और उस प्रेशर एनर्जी की वजह से वो एनर्जी स्प्लिट हो गई इनटू 2 पार्ट्स। जो आपने प्रेशर एनर्जी दी थी वो एनर्जी
स्प्लिट हो गई टू पार्ट्स में। आप गौर कीजिए, उस प्रेशर एनर्जी की वजह से ही तो वाटर्स के पास वेलोसिटी आई है, दैट मीन्स उसके पास काइनेटिक एनर्जी आई है, तभी तो वाटर्स वहां तक पहुंचा चलते हुए। ठीक। नंबर 2, प्रेशर एनर्जी ने और क्या किया था? प्रेशर एनर्जी ने वाटर के मॉलिक्यूल्स को ऊपर तक लेकर गई थी, हाइट अटेंड कराई थी, यानी कि प्रेशर एनर्जी ने वाटर के मॉलिक्यूल्स को पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड कराई। तो प्रेशर एनर्जी दो एनर्जी प्रोवाइड कराती है, नंबर 1 काइनेटिक एनर्जी, नंबर 2 पोटेंशियल एनर्जी। तो जो हमारी प्रेशर एनर्जी है वो किसके इक्वल होनी चाहिए? सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एंड द काइनेटिक एनर्जी। ठीक। हमने प्रेशर यहाँ से कुछ प्रोवाइड कराया वाटर्स को, दैट मीन्स हमने प्रेशर एनर्जी दी और हमको वहाँ पर प्रेशर एनर्जी P2 मिलती है। P2 एनर्जी हमको यहाँ मिली और P1 हमने यहाँ से दी। तो हमने हमारे रास्ते में कितनी खर्च हो गई? हमने कितनी यूज कर ली? हमने कितनी प्रेशर एनर्जी को यूज कर लिया? ऐसे समझिए, हमने यहाँ से 100 जूल एनर्जी दी थी, इस वाले एंड से वाटर्स को 100 जूल एनर्जी दी और वहां हमको मिलती है 80। तो हम यहां से यहां तक कितनी यूज हो गई? 20 जूल एनर्जी हमने यूज कर ली, यानी कि यहां से यहां तक वाटर को फ्लूइड होने में कितनी एनर्जी खर्च हुई? 20 जूल। आपको P2 ये 20 आया कैसे? अब इसको सोचिए जरा, यहां से यहां वाला घटा दीजिए, 100 जूल यहां से दी थी, 80 वहां पर मिली है, तो 100 माइनस 80 ये 20 मिला। दैट मीन्स P1 माइनस P2 कीजिए, आपको क्या मिलेगा? जो एनर्जी वाटर्स ने यहाँ से यहाँ तक जाने में यूज की है वो प्रेशर एनर्जी है, और ये प्रेशर एनर्जी हमने दी थी और ये स्प्लिट हो गई थी टू पार्ट्स में। नंबर 1 काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ से यहाँ तक काइनेटिक एनर्जी कितनी यूज हुई है हमारी? तो सेम ऐसे निकालेंगे, यहाँ इधर वाले से इधर वाले सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, यानी कि इंक्रीमेंट इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी को निकाल दीजिए। तो अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम प्रेशर डिफरेंस, ये जो प्रेशर डिफरेंस है P1 माइनस P2, ये प्रेशर डिफरेंस क्या है? ये वो अमाउंट है एनर्जी का जो कि हमने वाटर्स को प्रोवाइड कराया। P1 माइनस P2 ये वो अमाउंट है एनर्जी का जो कि हमने वाटर्स को प्रोवाइड कराया, और इससे हुआ क्या? इससे काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट हुआ। कितना इंक्रीज हुआ काइनेटिक एनर्जी में? कैसे पता करेंगे? तो सिंपल, यहाँ की काइनेटिक एनर्जी में से यहाँ की काइनेटिक एनर्जी निकाल दीजिए, वो क्या आ जाएगा आपके पास? वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, दैट मीन्स इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम टोटल इंक्रीज इन एनर्जी। ये लिखेंगे टोटल इंक्रीज इन एनर्जी। और टोटल इंक्रीज कौन कौन सी एनर्जी में हो रहा है? पोटेंशियल एनर्जी में और काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, तो इंक्रीज कैसे निकालते हैं अभी बताया मैंने, जैसे कि आपने इसमें इंक्रीज निकाला कि कितना इंक्रीज हुआ है, कितना चेंज हुआ है पोटेंशियल एनर्जी में, P1 माइनस P2 करके बताया। ऐसे ही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बतानी है आपको, यहाँ की काइनेटिक एनर्जी में से यहाँ की काइनेटिक एनर्जी हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो लो जी, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और ये चेंज कैसे निकालोगे आप? P1 माइनस P2 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट B माइनस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट A। काइनेटिक एनर्जी B पॉइंट की माइनस काइनेटिक एनर्जी A पॉइंट की, ठीक, प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये पोटेंशियल आ गई, पोटेंशियल एनर्जी एट B माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट A। ठीक, वैल्यू पुट कीजिए। अब B पॉइंट पर कितनी पोटेंशियल एनर्जी है? ये रही, ये रही हाफ रो V2 स्क्वायर, हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस
ए पर ये रही हाफ रो वी स्क्वायर, ठीक, क्लियर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी बी, पोटेंशियल एनर्जी बी पर रो जी एच टू माइनस रो जी एच वन, P1 माइनस P2 माइनस P2 इज इक्वल टू ये आपका हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH2 माइनस रो GH1। अब आपको कुछ नहीं करना, 1 1 वाले एक तरफ कर लेने हैं और 2 2 वाले एक तरफ कर लेना है, सिंपल। तो ये P1 इधर 1 वाला ले आइए प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर और इधर से 1 वाला लाइए प्लस रो GH1, इधर 2 वाले ले जाइए P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब ये है कि एट पॉइंट ए एनर्जी आपको पॉइंट पी पर मिलती है, तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारी टोटल एनर्जी चेंज नहीं हुई, टोटल एनर्जी आपकी पॉइंट ए पर जो थी वही टोटल एनर्जी आपकी पॉइंट बी पर ही है। ये क्या प्रूफ हुआ? बर्नौलीज थ्योरम। दैट मीन्स हमारी एनर्जी वेस्ट नहीं हुई कहीं, इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसको ध्यान रखना, इट इज द प्रिंसिपल ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। ये प्रूफ हो गया इसका, ठीक।